प्रस्तुत है हॉकी इंडिया लीग पर विशेष रिपोर्ट। हॉकी इंडिया लीग का 13वां दिन। वेदांता कलिंगा लांसर्स ने सबसे निचली पायदान से ऊपर उठने का सिलसिला जारी रखा। टीम गोनासिका को 2-1 से परास्त कर लगातार दूसरी जीत दर्ज की और अंक तालिका में पहुंच गए तीसरे स्थान पर। हॉकी इंडिया लीग पर आकाशवाणी की दैनिक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम पाठक। बड़े बड़े सितारों से सजी अनुभवी और युवा खिलाड़ियों से मिश्रित कलिंगा लांसर्स ने शुरुआती दुस्वप्नों को भुलाकर अपनी लय के अनुरूप प्रदर्शन आरंभ कर दिया है और कल टॉप 4 में अपनी जगह बना ली जब उन्होंने टीम गोनासिका को 2-1 से हरा दिया। टीम गोनासिका ने एक दिन पहले एक बड़ा रोमांचक मैच खेला था। तमिलनाडु ड्रैगन्स के विरुद्ध 2 बार बढ़त हासिल करने के बाद भी 11 गोलों वाले इस मैच में 5-6 से परास्त हो गए थे। बैक टू बैक फिर मैच था। शुरुआत हुई, पहले क्वार्टर में लांसर्स का दबदबा रहा, लेकिन मौके चुराए गोनासिका ने। पहला क्वार्टर पूरा होने के 1 मिनट पहले ली मार्टिन ने एक लो क्रॉस दिया गोल मुख के बिल्कुल पास और वरिष्ठ खिलाड़ी SV सुनील सही वक्त पर सही जगह पर उपस्थित थे। गेंद को टैप कर गोल में डाल दिया और थोड़ी देर पहले डी में की गई अपनी एक गलती को सुधार दिया। गोनासिका बढ़त पर। गो नासिका जो एक गांव है उड़ीसा में, उस पर वहाँ एक मंदिर है गो नासिका, गौ माता की नासिका के आकार की पहाड़ी है जिसमें से नदी निकलती है। मनप्रीत, सिर्फ 2 सर्कल पेनिट्रेशन मिल पाए हैं आपकी टीम को, ये तीसरा बन गया है। बनेगा क्या? गोल बनेगा। SV सुनील। दूसरे क्वार्टर में लांसर्स ही डोमिनेट करते रहे, लेकिन बीच बीच में गोनासिका भी मूव बनाता रहा। क्वार्टर के 10वें मिनट में बांडुरेक ने गोल स्कोर कर दिया, लेकिन डच अंपायर कोइन वॉन बंच ने खतरनाक प्ले का हवाला देकर इस गोल को खारिज कर दिया। शायद यह दिन अंतुआ कीना के नाम होना था। 28वें मिनट में वो पीछे से बढ़े और जा पहुंचे गोनासिका के डी में, कर दिया बराबरी का गोल। और ये मौका अच्छा है, सर्कल एंट्री बनाने की कोशिश की और ये मिली है बॉल। जबरदस्त गोल। इस बार कोई गलती नहीं, किसी से कोई चूक नहीं। मध्यांतर का स्कोर 1-1। तीसरे क्वार्टर में भी दोनों टीमें आगे बढ़ने के प्रयास करती रहीं। आक्रमण, रक्षण, मैन टू मैन मार्किंग का एक अच्छा मुजाहरा किया। 33वें मिनट में लांसर्स के कप्तान जालेस्की को एक सुनहरा मौका मिल गया। हेंड्रिक्स के पास थी गेंद, सर्किल के बाहर से उन्होंने पास दिया। कप्तान ने रिसीव किया, डॉच किया और गेंद को गोल की ओर धकेल दिया। चलिए, प्लेयर एडवांटेज लांसर्स, क्या बात है। अंदर की तरफ बॉल जब आई तो एरन ज़लुस्की वहां मौजूद थे। बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने डिफ्लेक्ट किया बॉल को। गोनासिका ने बढ़त उतारने के भरसक प्रयास किए। 42वें मिनट में पहला पेनल्टी कॉर्नर आया, लेकिन गोलकीपर कृष्ण पाठक ने शानदार बचाव कर लिया। चौथा क्वार्टर बढ़िया हॉकी का तो रहा, लेकिन गोल का न हुआ। 2-1 से कलिंगा लांसर्स ने विजय हासिल कर ली। अंतुआ कीना को उनके हरफन मौला खेल के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार। Collectively was a good game. We played really well. The team was there and we are growing, so it's really nice. गोनासिका के कप्तान मायूस थे। Manpreet, today was an important game because it was a back-to-back game and Kalinga is a good team, so we come with the plan, so we have to put pressure on them. That's what we did in the first half, but unfortunately we conceded 2 goals. We got a couple of good chances, but we should finish those kind of chances against if you're playing with a good team. इस मैच के तीनों गोल फील्ड गोल थे, पेनल्टी कॉर्नर से एक भी नहीं। वो लोग जो कहते हैं पेनल्टी कॉर्नर्स पर ज्यादा ध्यान की वजह से मैदानी गोल कम होने लगे हैं और आकर्षण भी, तो इस लीग में अब तक 74 गोल हो चुके हैं, जिनमें 41 मैदानी गोल हैं और 32 पेनल्टी कॉर्नर से हैं। एक समय था जब ओलंपिक में हॉकी का अर्थ होता था भारत। 1928 से 1964 तक भारत ने 7 बार स्वर्ण पदक जीते। हॉकी देश की धड़कन थी, खेली जाती थी मिट्टी के मैदान में। देश भर के बच्चे उसी पर खेलकर जवान होते थे। फिर माहौल बदलना शुरू हुआ, कृत्रिम मैदान आए, एस्ट्रोटर्फ, पॉलीग्रास। वर्तमान हॉकी इन्हीं पर होती है और आज की चर्चा मैदानी हॉकी से टर्फ की हॉकी पर। हॉकी के वो फैंस जिनकी उम्र अर्धशतक के आसपास है, उनके जन्म के समय हॉकी के खेल में बड़े आमूलचूल परिवर्तन हो रहे थे। वो पूरा देश जिसके होनहार जमीनी मैदान में हॉकी स्टिक घुमाते हुए बड़े होते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े मैच खेलने के लिए उनके पैरों के नीचे की जमीन ही सरका दी गई।
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने तय किया कि खेल को सुरक्षित बनाने, इन्फ्रिंजमेंट कम करने, समान समतल जगह देने, गेंद पर पकड़ को ज्यादा मजबूत करने और खेल की गति को तेज करने के लिए हॉकी जमीनी मैदान के बजाय कृत्रिम रूप से तैयार टर्फ के मैदानों पर हो। नियम लागू हो गया। पहला बड़ा टूर्नामेंट था ओलंपिक 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक। हॉकी की महारथी टीम के सूरमा देश में बिना टर्फ पर खेले ही रवाना हो गए। 9 साल तक देश के लिए खेलने वाले और 12 साल तक राष्ट्रीय चयनकर्ता और कोच सैयद अली 1976 की इस ओलंपिक भारतीय टीम का हिस्सा थे। अपना अनुभव बताते हैं। हमारी ओलंपिक टीम को टर्फ में खेलने का मौका नहीं मिला। पटियाला में हम लोग हार्ड ग्राउंड पे खेलते थे, लेकिन टर्फ की हॉकी और घास की हार्ड ग्राउंड जो होता है इसमें बहुत फर्क था। 1976 मॉन्ट्रियल में हम लोग 7th पोजीशन में चले गए। हॉकी फास्ट एस्ट्रोटर्फ में बहुत ज्यादा होती है घास के मैदानों की बदौलत। उसके बाद सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट जितने होते थे सब एस्ट्रोटर्फ पे ही होते थे। यूरोपियन आपको मालूम ही है कि इतने फिजिकल फिट भी होते हैं और फास्ट हॉकी खेलते हैं। उसका खामियाजा हमें कुछ सालों भुगतना पड़ा। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक और 1976 की इसी भारतीय टीम के स्टार अर्जुन पुरस्कार विजेता और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित धुरंधर खिलाड़ी अशोक कुमार ध्यानचंद इसे 2 अलग अलग युग बताते हैं। ये तो जैसे एक किताब हो, उसका एक पन्ना पुरानी हॉकी आप कह लीजिए, दूसरा सफा जो है, दूसरा पन्ना पेज जो है वो आज की वर्तमान हॉकी है, जो एंटायरली डिफरेंट है, अलग है, हर लिहाज से अलग है। तो पुराने पन्ने को याद कीजिए ना। हमने 76 के पहला ओलंपिक खेला था, वो एस्ट्रो टर्फ के ऊपर लेदर बॉल के साथ खेला था। 5 मिनट के अंदर पानी फूल कर जिसका वेट 8 औंस 10 औंस हो जाता था। हिटें लगाना, बॉल को निकालना मुश्किल हो रहा था क्योंकि बॉल इतनी हैवी थी, हिट नहीं लगती थी। अच्छा पहलू मैं कहूँ या हॉकी का रोमांच खत्म करने वाला पहलू कहूँ कि ये खेल सिर्फ बेस हो गया तो पेनल्टी कॉर्नर्स के ऊपर। खेलने में और भी दिक्कतें आती थी। सैयद अली, हमारा 15 दिन का कैंप पेरिस में लगा था, वहाँ एस्ट्रोटर्फ था, तो कुछ तो हम लोग खेलने लगे थे घास के मैदान में और उसमें बहुत फर्क है। तो बड़ा अजीब सा लगता था कि यार कैसा ग्राउंड है, हम अपने प्लेयर को लंबी हिट मार रहे हैं तो बॉल उसके पास जाते जाते दूसरी साइड मूव कर गई, तो बड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता था उस टाइम। अशोक कुमार का ये भी मानना है कि इसके पीछे की एक कहानी और भी थी। जहाँ तक मेरी समझ और सोच है, 1975-74 में ही ये विधि शुरू हो गई थी यूरोपियंस की कि इसको हम टर्फ को ऐसी चीज लाएं जो अपने इंडियन कॉन्टिजेंट को और पाकिस्तान को रोक दे। खेल से तो वो रोक नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने टर्फ का मंजूरी दी और टर्फ जो है वो एक नई चीज हॉकी में लाई गई। हमारे देश जो ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, जिनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ ग्राउंड पर खर्च करें, तो वो ग्राउंडें नहीं बन पाई, और जब ग्राउंडें नहीं बन पाई तो हमारी हॉकी जो ऊपर थी वो नीचे आगे आनी शुरू हो गई। डिफीट हमारी बढ़ती चली गई, और जब नीचे होती चली गई, और कितने साल लगे ओलंपिक में सेकंड मेडल जीतने के लिए, 41 साल। आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि रातों रात बेशुमार टर्फ नहीं बिछाए जा सकते थे, लेकिन धीमे धीमे सिलसिला शुरू हो गया। सैयद अली, बाद में हमारे जो यंगस्टर थे बच्चे एस्ट्रोटर्फ में हमारे कैंप लगने लगे, और हमारे बच्चे जो है एस्ट्रोटर्फ में यूज्ड टू हो गए खेलने के। और आपने देखा ही है 2 ओलंपिक में हमारी टीम लगातार ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है, बहुत आगे चली गई है। हमारी टीम किसी टीम को भी मार सकती है। इस टाइम सारी टीमें इंडिया टीम से बहुत घबराती हैं कि यार इंडिया से मैच है, पता नहीं हालात क्या होंगे। वर्तमान में आर्टिफिशियल टर्फ ही चलन में है। मैदानी हॉकी का तो ध्यान भी नहीं आता। खिलाड़ी भी ढल चुके हैं इसके हिसाब से, और इतना कि विश्व हॉकी में भारतीय हॉकी की धनक फिर मजबूती से गूंजने लगी है। हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आज शारचीरार बंगाल टाइगर्स और तमिलनाडु ड्रैगन्स के बीच मैच रात 8:15 पर खेला जाएगा। आकाशवाणी के साथ रहिएगा कल इसी समय रिपोर्ट सुनने के लिए। नमस्कार। सहयोग प्रतिष्ठा जैन, स्वर और संपादन अनुपम पाठक, प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस।